हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका सेमेस्टर 5 का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस सीरीज में हम बात करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करती है, जिसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले आप जाके आराम से वाली वीडियो देख लेना, उसका लिंक मैं टैब पे लगा दूंगा, क्योंकि उसके बिना आपको हो सकता है ये वाली वीडियो समझ में ना आए। और कोशिश क्या करो भाई कि आप वीडियो को सीरीज वाइज देखो। आई बात समझ में? तो करते हैं फिर शुरू, ठीक है, जहां पे हम समझेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेसन 1 अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। लास्ट वीडियो हमने खत्म किया था ट्रेडिशनल अप्रोच तक, और इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की, यानी कि आज के जमाने में, यानी कि 20s में, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करती है। आई बात समझ में? तो मॉडर्न अप्रोच में देखो, अगर मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूं ट्रेडिशनल अप्रोच से, ट्रेडिशनल उसमें अप्रोच में फाइनेंस मैनेजर का सिर्फ एक ही काम था, और वो क्या काम था कि कंपनी को कैसे भी पैसे अवेलेबल करवाए जाए, यानी कि चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स से लेके आए चाहे वो एक्सटर्नल से लेके आए, बात करूंगा उसके ऊपर भी। मतलब किसी भी हाल में एक फाइनेंस मैनेजर का काम क्या था कि भाई कंपनी को जिस पैसे की रिक्वायरमेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है, तो वो कैसे भी उसे अवेलेबल करवा दे और उसका काम खत्म हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में फाइनेंस मैनेजरों का काम बढ़ गया है। आई बात समझ, क्योंकि देखो हर एक डिपार्टमेंट में फाइनेंस का काम होता है, तो इसलिए फाइनेंस मैनेजर का काम भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब काम कैसे बढ़ा है उसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मॉडर्न अप्रोच ब्रोडन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर। अकॉर्डिंग टू इट द फाइनेंस फंक्शन कवर्स द एक्विजिशन ऑफ फंड्स एंड देयर एलोकेशन। मतलब अब सिर्फ उनका काम फंड लेके आना ही नहीं था, ठीक है, अब उसे एलोकेट करना भी उन्हीं का काम है। अब हम जानते हैं कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम आते हैं, और बहुत सारे क्या, ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने फंक्शन होते हैं वो सब कौन करता है, पैसों से होते हैं। जितनी भी, चाहे हम कोई सी भी इवेंट की बात कर लें, ठीक है, किसी भी फंक्शन के ऊपर बात कर लें, उन सब में कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए फंड को एलोकेट कैसे किया जाए ये भी काम किसका है, अब की बार फाइनेंस मैनेजर का। पहले काम क्या था, सिर्फ पैसे लेके आने का, तो एक्विजिशन ऑफ फंड्स और साथ साथ एलोकेशन ऑफ फंड, ये दोनों काम ही किसके हैं, अब फाइनेंस मैनेजर के हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक काम के लिए अपना एक डिपार्टमेंट होता है। जैसे कि मान लो रिक्रूटमेंट के लिए HR डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, फाइनेंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स के लिए सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट हो गया। तो हर काम के लिए अपना एक डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट को सर्वाइव करने के लिए या फिर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तो किसको कितना फंड दिया जाए ये एलोकेट करना किसका काम है, फाइनेंस मैनेजर का। तो अब और ये बात करेंगे कि फाइनेंस मैनेजर को और कौन कौन से काम अब करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर देखते हैं यहाँ पे, पहला प्रोक्योरिंग द रिक्वायर्ड क्वांटम ऑफ फंड्स, पहले तो फंड लेके आना, ठीक है, जो भी नेसेसरी है, मतलब जिसकी हमें जरूरत है, और वो भी कम से कम कॉस्ट में। अब कम से कम कॉस्ट का मतलब क्या है, एक देखो, अब फंड्स उठाए जाते हैं कुछ तरीकों से। एक तो पहली बात, बहुत सारे हमारे देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से फंड ले सकते हैं, जैसे कि बैंक वगैरह हो गए, बैंक लोन, बिजनेस लोन, मतलब बैंक से हम पैसा ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हम लोग शेयर होल्डर्स, यानी कि अपने शेयर इशू करती है कंपनी, जिसके बदले भी उन्हें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो हर एक फैक्टर में कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है। कॉस्ट क्या कि भाई बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। कई बार तो इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ता है। अगर आपने बैंक वगैरह से लोन लिया है तो कम से कम इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि कम से कम कॉस्ट में पैसा ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाए। ये काम किसका होता है, फाइनेंस मैनेजर का पहला काम, जो हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच में भी यही काम था सिर्फ। दूसरा काम क्या होता है, इन्वेस्टिंग दीज फंड्स। अब जो फंड आ गए, अब फंड आने का करना क्या है, फंड को मैनेज करना। चलो फंड तो आ गया, लेकिन अगर आपने फंड को मैनेज नहीं किया ढंग से तो फंड किसी काम का नहीं, बर्बाद हो जाएगा सारा सारा पैसा। तो उसे मैनेज यानी कि इन्वेस्ट करने का काम भी कौन करते हैं, फाइनेंस मैनेजर्स। यानी कि ये बंदे वो डिसीजंस लेते हैं कि जो भी फंड आया है उसे कितनी एसेट्स में, कौन कौन सी एसेट्स में इन्वेस्ट करना है कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। आई बात समझ में? तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस फंड को इन्वेस्ट किन किन एसेट्स में कर रहे हो। एसेट यानी कि लैंड, ठीक है, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, बहुत जगह हम अपने फंड को इन्वेस्ट करते हैं, या फिर किसी मार्केट में लगा दिया उस फंड को, ठीक है, उधार पे दे दिया किसी को। किसी भी तरीके से अगर वो फंड इन्वेस्ट किया जा रहा है तो उस पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो और रिस्क के चांस कम हो जाए उसके डूबने के।
आई बात समझ में? क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी यानी कि प्रॉफिटेबल होगी तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे उसमें पैसा लगाने के लिए। क्योंकि अब हम जानते हैं कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जब वो बड़ी हो जाती हैं यानी कि अपने फाइनेंसेस को, प्रॉफिट को शो करना शुरू कर देती है तो अपने मार्केट में शेयर इशू कर देती है, और जब शेयर इशू कर देती है तो लोग उसमें पैसा लगाना शुरू करते हैं। लेकिन लोग पैसा कब लगाएंगे? जब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। क्या मैं पागल, मतलब मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, कंपनी लॉस कमा रही है, उसे प्रॉफिट लगाऊं, उस पर पैसा लगाऊंगा अपना? नहीं लगाऊंगा, डूब जाएंगे सारे पैसे। आई बात समझ में? तो इसलिए प्रॉफिट शो करना भी बहुत जरूरी है, और जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ पैसा लगाने के लिए। ठीक है, अब तीसरा काम क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न्स। अब डिस्ट्रीब्यूट करें रिटर्न्स। अब रिटर्न्स किसको बांटे जाते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर्स को, जो कंपनी के असली मालिक होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना, उनको पैसा बांटना ही पड़ता है एज इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का हिस्सा। अब एक सिंपल सी बात है, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी जब तो डिविडेंड देगी। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि कंपनी प्रॉफिट कमाए, और जब प्रॉफिट कमाएगा तो भाई प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट किसमें डिवाइड होगा? शेयर होल्डर्स में। ठीक है, ताकि जो भी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस है उसे कंप्लीट करें। अगर मान लो शेयर होल्डर को डिविडेंड ना मिले, प्रॉफिट ना मिले, तो क्या वो उस बिजनेस में काम करेगा? नहीं करेगा, अपना पैसा वापस निकाल लेगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है सबसे पहला काम क्या कि पैसा आए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, पैसे को ढंग से इन्वेस्ट किया जाए ताकि प्रॉफिट अच्छा हो। तीसरा, फिर उस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाए किसमें? जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं कंपनी की या फिर ऑर्गेनाइजेशन के। तो हमारे पास तीन मेन काम आए। पहला आया इन्वेस्टिंग, यानी कि पैसा कहां कहां लगना चाहिए और किस तरीके से लगना चाहिए। दूसरा फाइनेंसिंग, यानी कि फाइनेंस किसको कितना पैसा करना है, यानी कि एक सिंपल सी बात है, बिजनेस में भाई हर टाइम पे लेन देन होती है, फाइनेंस की डिसीजंस ली जाती हैं, तो वो ढंग से लिए जाएं ताकि पैसा बर्बाद ना हो। आई बात समझ में? इसके बाद क्या आता है हमारे पास? डिविडेंड डिसीजंस, यानी कितना पैसा हमें डिवाइड करना चाहिए शेयर होल्डर्स के बीच में। ठीक है, अब एक काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है, उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। फाइनेंस फंक्शंस कॉल्ड स्किलफुल प्लानिंग। फाइनेंस फंक्शन का मतलब क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? कि एक तो प्लानिंग करें। प्लान किस चीज को? अपने इनकम्स को, मतलब उसके पास कैश इनफ्लो कहां कहां से आ रहा है। ठीक है, दूसरा अपने आउटफ्लोज को, पैसा जा कहां कहां पे रहा है। ठीक है, फिर कंट्रोल करे उस पे, अपने खर्चों पे कंट्रोल करे, अपने फिजूल खर्चे, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस में फिजूल खर्चे बहुत सारे होते हैं, उन पे कंट्रोल करे। एंड एग्जीक्यूशन ऑफ फर्म्स एक्टिविटीज, और ढंग से एग्जीक्यूट करे फर्म की एक्टिविटीज को। एक्टिविटीज कौन सी होती है? परचेज, सेल्स, ठीक है, अदर डिपार्टमेंट होते हैं उनके खर्चे। आई बात समझ में? क्योंकि देखो प्रॉफिट कमाने का ना कुछ ही तरीका होता है। मैं एक चीज समझाता हूं, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाना चाहते हैं उसके लिए उसे कुछ काम करने होते हैं। या तो अपनी कॉस्ट को कम कर ले, ठीक है, कॉस्ट कम कर लेंगे तो प्रॉफिट अपना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ा दे। पर अगर सेलिंग प्राइस को बढ़ाया तो डिमांड अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि भाई अगर आपने रेट बढ़ा दिया तो लोग डिमांड कम कर देंगे। तो इसलिए जरूरी क्या होता है कि आप कॉस्ट को कम से कम कर दो। एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लो 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्कुट है, अगर जैसे इसको बनाने में आ रहा है खर्चा 4 रुपए का, तो कंपनी 1 रुपए प्रॉफिट कमाएगी। लेकिन अगर कंपनी 4 की बजाय ये सेम बिस्कुट 3 रुपए बना दे तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। जो अगर बना भी रही है, हर साल 2 बिस्कुट कम कर दे रही है, हो गया प्रॉफिट। आई बात समझ में? क्योंकि अब कंपनी का मुद्दा चेंज हो चुका है, अब कंपनी रेट भी कम नहीं करती, रेट भी सेम रखती है, बस चीज को छोटा कर दिया है, क्वांटिटी को। ठीक है, ताकि प्रॉफिट बढ़ाया जा सके। क्योंकि रेट बढ़ा दिए तो लोग लेंगे नहीं, डिमांड कम हो जाएगी। तो अब कंपनी और भी तेज और भी चालाक हो गई है, वो कुछ नहीं करती, क्वांटिटी कम कर देती है। सीएनसी का बिस्कुट हमारे जमाने में इतना बड़ा आता था, अब इतना सा आता है। ठीक है, तो हर एक बिस्कुट कम हो गए। ओरियो के बिस्कुट में 10 वाले में 2 या 3 आते हैं बस अब। ठीक है, तो यह हाल हो गया है। आगे देखते हैं, फाइनेंस डिसीजंस कैन मेक बेटर द शेयर होल्डर्स वेल्थ। जब फाइनेंस डिसीजंस अच्छे होंगे तो क्या होगा? जो शेयर होल्डर की वेल्थ है यानी कि संपत्ति है, वो माला माल हो जाएगा। और जब वो माला माल हो जाएगा, अरे भाई लगा इस कंपनी पर अंधा पैसा लगा दे, बिल्कुल अखंड, जितना पैसा है हमारे पास सब इस कंपनी पर लगा दे, कंपनी नंबर का परफॉर्म कर रही है। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज हैं हमारे देश की जो अच्छे परफॉर्म कर रही है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, टाटा इंडस्ट्री हो गई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं ऐसी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, बिजनेस के मामले में। वाइल परफॉर्मिंग द फाइनेंस मैनेजर शुड स्ट्राइव टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। इससे फायदा क्या होगा? एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसे कि रिलायंस कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अपने प्रॉफिट को लगातार बढ़ाती जा रही है। ठीक है, अपने क्या नाम है, मैं बात करूं ROI, ठीक है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वही बढ़ रहा है उसका लगातार, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, क्या नाम है, वेल्थ लगातार बढ़ रही है उस कंपनी की, मार्केट कैप लगातार बढ़ रही है, तो यानी कि कंपनी लगातार बड़ी होती जा रही है, तो जो उसके शेयर की वैल्यू है वो भी लगातार
बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं उसकी शेयर की। आई बात समझ में? क्योंकि डिमांड जब होगी तो प्राइस तो ऊपर भागेंगे ही भागेंगे, क्योंकि अब सबको चाहिए रिलायंस के शेयर के, मुझे भी खरीदने मुझे भी खरीदने हैं, तो इसलिए लगातार उसके प्राइस जो हैं ऊपर भागते जा रहे हैं। ये किस चीज़ का फायदा है? क्योंकि उन्हें अपने फाइनेंस को, फंड को अच्छे तरीके से अच्छे बिजनेसेस में एलोकेट कर रखा है, जिसकी वजह से उनकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक में क्या है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अब बात आई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे लिए जाएं। अब ये भी काम फाइनेंस मैनेजर के पास है, तो वही लेंगे कि भाई इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो इन्वेस्ट कहाँ? इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक तो होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा के लिए की गई हो, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जो 1 साल से कम के लिए की गई हो। तो लॉन्ग टर्म में क्या कह सकते हैं? लैंड में इन्वेस्ट कर दिया हो, बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया हो, मशीनरी में इन्वेस्ट कर दी हो, तो ये सारे क्या होते हैं हमारे? ये फिक्स्ड एसेट्स। भाई फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए हम यूज़ कर सके। आई बात समझ में? तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हम लंबे टाइम में पैसा या फिर प्रॉफिट क्रिएट करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे हम 1 साल के अंदर प्रॉफिट क्रिएट करें और बेच दें, ठीक है, ताकि हमारे पैसे की वैल्यू में कम ना मिले। मतलब एक ये लगा लो कि बस थोड़े टाइम के लिए उसे इन्वेस्ट करें पैसों को, कि मेरे पास कोई कैश रखा हुआ है, फालतू का कैश है, 1 साल के अंदर मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो मैं उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूं कि तुरंत मैं उसे 1 साल के अंदर जब मेरा मन करे तब मैं उसे तुड़वा लूँ। इसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है? ये रिलेट करता है फिक्स्ड एसेट से, कि भाई फिक्स्ड एसेट में हमें कैसे अपने पैसे लगाने चाहिए। और फिक्स्ड एसेट बहुत सारे तरीके के होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, ठीक है, ये सारे हमारे किस में आते हैं? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ किए जाए। और एक होता है करंट एसेट। करंट एसेट वो होते हैं जो सिर्फ हम 1 साल के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कैश, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वर्किंग कैपिटल, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पे रॉ मटेरियल्स, ये सब किसके लिए होते हैं? सिर्फ मात्र 1 साल के अंदर अंदर खर्च करने के लिए। तो कैपिटल बजटिंग में क्या आता है? वो रेट करता है फिक्स्ड एसेट से। इसमें पहला पॉइंट क्या डिस्कस करना पड़ता है फाइनेंस मैनेजर को, कि भाई ऐसे कौन से एसेट हैं जो उन्हें परचेज करने चाहिए। अब एक सिंपल सी बात है, मार्केट में तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लैंड के, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं मशीनरी के, ठीक है, हर एक चीज के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो किस ऑप्शन में आपको अपना पैसा लगाना चाहिए कि आपकी कॉस्ट कम से कम और प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑब्टेन किया जा सके, ये किसका काम होता है? फाइनेंस में। अब देखो हर एक काम के लिए मशीनरी तो बहुत सारी तरह की आती है। क्या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है ना कि भाई मेरे को एक चीज़ प्रोडक्ट बनानी है उसकी सिर्फ एक ही मशीनरी है? नहीं, अलग कंपनी अलग तरीके की मशीनरी बनाती है। जैसे आप ही मान लो भाई आपको पंखा खरीदना है, बहुत सारी कंपनी है पंखे की, हैवेल्स बनाती है, बजाज बनाती है, ठीक है, और ही बहुत ऊंची ऊंची कंपनीज ही बनाती हैं आजकल तो, ठीक है। तो फिर किसका खरीदोगे आप? तो आपको भी ऑप्शन चूज करना पड़ता है ना। ऐसे ही फाइनेंस मैनेजर को भी अपने ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं कि उसे कौन सी मशीनरी किस कंपनी से परचेज करनी है। दूसरा, टू बाय एन एसेट और टू गेट लीज, कि वो एसेट को बाय करे या फिर लीज पे ले ले, यानी किराए पे ले ले। अब बात है ये भी डिसीजन यही लेंगे बिल्कुल मेरे भाई। अब जैसे मान लो कोई कंपनी है, वो कंपनी मात्र 1 साल के लिए इस्टेब्लिश की गई है उस जगह पे, तो क्या उसे मशीन को जमीन खरीद लेनी चाहिए? अरे उसे लीज पे लेना चाहिए ना भाई। जब 1 साल बाद वो कंपनी चली जाएगी तो जमीन क्या वहां पे खेती करेगी, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि कोई कंपनी लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट वो करनी है, डालनी है, तो आप उसे खरीद लो जमीन को, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैल्यू रिकवर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई काम शॉर्ट टर्म के लिए करना है, फिर ऐसा लगता है कि हम शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, ठीक है, तो उस टाइम पर उस जमीन को लीज पे ले लेना चाहिए। तो ये सारी डिसीजन कौन लेती है? फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। तीसरा, टू प्रोड्यूस अ पार्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट और टू प्रोक्योर इट फ्रॉम सम अदर सप्लायर। उसने बोला है यहाँ पे ये है कि हमें सीधा फाइनल पार्ट किसी से बाय कर लेना चाहिए या फिर हमें इसे खुद बनाना चाहिए। ये सब डिसीजन किसके हैं? फाइनेंस मैनेजर्स के। इसका मतलब देखो, अगर मान लो किसी ने फाइनल प्रोडक्ट ले लिया और बाद में सेल किया तो उसे हम बोलते हैं ट्रेडर्स, उसे हम मैन्युफैक्चर नहीं बोल सकते। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, मान लो कोई पार्ले जी का बिस्कुट है, ठीक है, वो यहाँ के दुकानदार क्या करते हैं, ले लेते हैं सस्ते दामों पे और उसे महंगों में बेच देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेडर बोलते हैं। वो मैन्युफैक्चर थोड़ी ना है। मैन्युफैक्चर कौन है? जो उस चीज़ को बनाता है, खुद बनाता है, ठीक है। अब ऐसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने बनाया तो है नहीं, ये मैंने दुकान में ले लिया 20 रुपये में से, और मेरा एक दोस्त आया फद्दू, उसे नहीं पता मार्कर कितने का मिलता है, मैंने कहा 30 रुपये में ले ले तू। उसने कहा भाई इतने सस्ते में? मैं कहा अच्छा सस्ता है, 40 में ले ले भाई, और वो लेके चला गया। तो ये मैंने किसका काम किया? एज अ ट्रेडर। लेकिन अगर मैं इसे बना के बेचूंगा, एज अ फाइनल प्रोडक्ट में इसे बनाऊंगा फिर बेचूंगा, तो मैं क्या होगा? इसका मैन्युफैक्चर। अब
फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ये भी पढ़ चुके हम, ऐसा नहीं, टू बाय और नोट अनदर फॉर्म एज रनिंग कंसर्न। अब बिजनेस में ना बहुत सारे एक्विजिशन भी होते हैं। एक्विजिशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो कभी रिलायंस थर कांप जाए, किसी कंप्यूटर मार्केट में उतर गया है, तो क्या करेगा, उस बिजनेस को एक्वायर कर लेगा, कहेगा चल ले 2 करोड़ रुपए ले और आजा हमारे साथ, आजा अपनी कंपनी हमें बेच दे। ऐसा बहुत बार लोगों ने मर्जर्स किए भी हैं। कई बार मर्जर होते हैं, कई बार एक्विजिशन होते हैं। ऐसे मान लो गूगल थी, गूगल को दिखा कि यूट्यूब में फ्यूचर है, ठीक है, जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब में फीचर है, यूट्यूब आने वाले टाइम में बहुत छा जाएगा, उसने यूट्यूब को खरीद लिया। अभी भी हाल ही में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। तो ये सारे क्या होते हैं, एक्विजिशन, कि जब उन्हें लगता है कि ये बिजनेस हमारे काम का है या फिर ये फ्यूचर में हमें कम्पीट कर सकता है, तो बड़ी बिजनेस से छोटे बिजनेस को एक्वायर कर लेती है। आई बात समझ में? तो ये होता है हमारा एक्विजिशन। तो उसने ये बोला है कि कोई फर्म हमें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, ये डिसीजन भी कौन लेता है, फाइनेंस मैनेजर। यानी कि अब फाइनेंस मैनेजरों के पास बहुत ही अंधा काम होता है। पहले सिर्फ एक काम था, मार्केट से पैसा उठाया, कंपनी में बिल करवा दिया ट्रेडिशनल अप्रोच में और काम खत्म। लेकिन अब काम बढ़ गया है, ठीक है। पांचवा क्या आता है, एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। भाई रिस्क का भी ध्यान रखना पड़ता है और अनसर्टेनिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। रिस्क का मतलब क्या है कि जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिस्क तो इन्वॉल्व होता है। मान लो किसी को आपने उधार दिया, वो लेके ही भाग गया, पैसे लेते रहो उससे। आई बात समझ में? तो ये सारी दिक्कतें किसके साथ होती है, कंपनी के साथ भी होती हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होती है कि भाई मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बनानी सोची, ठीक है, ऐसा हुआ कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया जिसने उसकी जगह ही ले ली। जैसे फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे हुए हैं, बहुत सारी कंपनी ऐसे बंद हो गई हैं। एग्जांपल देता हूँ, नोकिया का। नोकिया बनाती थी 2611, वो बेचारी कभी बड़ी कंपनी में चेंज ही नहीं हो पाई। अब एक सिंपल सी बात है, नोकिया आप लोगों को याद होगा उस टाइम पे काफी पॉपुलर कंपनी थी, जब वो क्या नाम है कीपैड वाले फोन चलते थे। लेकिन जब स्मार्टफोन आए तो बाकी मार्केट तो समझ गई, जैसे सैमसंग की मार्केट समझ गई, ठीक है, और भी लोग आ गए नए, तो उन लोगों ने समझ लिया कि भाई अब जमाना चेंज हो रहा है, अब स्मार्टफोन की डिमांड्स बढ़ेंगी, तो उन्होंने स्मार्टफोन में शिफ्ट कर लिया। नोकिया शिफ्ट नहीं कर पाया, नोकिया बाहर हो गया मार्केट से, ठीक है। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जैसे कि ठीक है, ऐसी जैसे कि चेंज आते रहते हैं। जैसे मान लो टीवी है, अब पहले लोगों के पास डब्बा होता था टीवी के नाम पे, ठीक है, लेकिन अब किसका जमाना आ गया, एलसीडी का, एलईडी का, लेकिन अब तो उससे भी एडवांस हो गया स्मार्ट टीवीज का, ठीक है। तो जो चेंजेस को अडेप्ट कर लेगा, यानी कि जो अनसर्टेनिटी को समझ जाएगा वो तो चेंज कर लेगा तुरंत, और जो समझ नहीं पाएगा वो बिजनेस से बाहर हो जाएगा। बिजनेस का सेम यही है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसे अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजों का भी ध्यान कहीं ना कहीं किसका काम होता है, फाइनेंस मैनेजरों का। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या, मैंने एक सीरीज शुरू भी कर रखी है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के लिए पर्सनल फाइनेंस, जहां पे मैं ये समझा रहा हूं कि एक पर्सनल बंदे को, मतलब एक सिंपल ह्यूमन बीइंग को अपने फाइनेंस कैसे मैनेज करने चाहिए। तो जिसने वो वीडियोस ना देखी वो भी देख लेना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पैसों की वजह से स्ट्रगल करते हैं, और वही स्ट्रगल करते हैं और वो जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहेंगे जिनको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है। आई बात समझ में? अब जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, ठीक है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आई बात समझ में? अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।